हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ये पार्ट 2 है आपके लास्ट चैप्टर का, दैट इज़ बियॉन्ड अर्थ। उसका ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट है पार्ट 1 को लेकर वो क्लिस्टर क्लियर हो जाए। और इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नाइट स्काई वॉचिंग, हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि टाइम बिना, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आप जब आप ये वीडियो गो थ्रू करेंगे तो आपको मैं कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो देते चली जाऊँगी, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन फॉर नाइट स्काई वॉचिंग। प्रिपेयर करना है अडल्ट के गाइडेंस में, यानी कि आपके पेरेंट के गाइडेंस में आपको कोई भी डार्क ओपन एरिया देखना है और वहाँ पर जाना है जहाँ पर लाइट्स, बड़े बिल्डिंग्स और टॉल ट्री जो है वो नहीं होनी चाहिए। और आपको एक डेट और टाइम चूज़ करना है जब आप रात में स्काई को देखोगे। तब आपको मूनलेस नाइट देखना है और नो क्लाउड होना चाहिए, मतलब जिस दिन जो चंद्रमा है वो आपको नहीं दिखे और वो क्लाउड जो है वहाँ पर नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलरली फॉर द पोल स्टार विच इज़ नॉट वेरी ब्राइट। पोल स्टार बोला गया है कि आपको ऐसा जगह देखना है कि जहाँ पर पर्टिकुलरली पोल स्टार होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होता, ठीक है। इट मे बी यूज़फुल टू एक्सेस द मोबाइल ऐप विद द स्काई मैप, ठीक है। आप वहाँ पर मतलब जब जहाँ पे भी आप हो वहाँ पर आप ये एक्सेसिबल कर सको कि आप स्काई मैप यूज़ कर सको। प्रिंट आउट इमेज, फिर आपको प्रिंट आउट निकालना है उन कॉन्स्टिलेशन का जो भी आपको देखना है उसका, ठीक है। अब आपको मैग्नेटिक कंपास लेना है और डायरेक्शन फाइंड करना है, और ये सारी चीज़ें आपको आपके बुक में लिखना है, आपको ऑब्जर्वेशन वगैरह लिखने हैं, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर डे और टाइम सिलेक्ट करना है और कोई ऐसा अडल्ट प्लेस फाइंड करना है अपने, मतलब ऐसा कोई प्लेस फाइंड करना है जहाँ पे कोई भी ना हो, और वहाँ पर अपने अडल्ट के साथ यानी कि अपने पेरेंट के साथ जाना है जहाँ पर आपको नाइट स्काई जो है वो देखना है, और ये आपको फॉलो अप करना है, ठीक है। वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको वेट करना है हाफ एन आवर का, ताकि आपका आँख जो है वो उस डार्कनेस को अडॉप्ट कर सके, ठीक है। जब आप देखो कभी भी आप जब एकदम लाइट से और अंधेरे में जाते हो तो क्या होता है, सडनली आपके आंखों पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आता है, ठीक है। तो वही बोला गया है कि आपको वहाँ पर हाफ एन आवर रुकना है ताकि आपका आई जो है वो उस चीज़ को एडजस्ट कर सके, अडाप्ट कर सके, और फिर उसके बाद जब ये अडाप्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से जो हम कहते हैं कि विजन वो देखने को मिलेगा। कॉशन क्या लेना है, डू नॉट गो टू द डार्क ओपन प्लेस एट नाइट टाइम विदाउट अडल्ट कंपेनिंग यू। आपको बोला गया है कि रात में अपने अडल्ट के साथ ही और अपने अडल्ट के बिना आप कहीं पर भी ऐसे डार्क एरिया में नहीं जाओगे, ठीक है। अब आप इजीली पोल स्टार देख सकते हो, बिग डीपर देख सकते हो, नाइट स्काई, ठीक है। तो ये आपको इजीली देख सकता है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पोल, ठीक है, दिख रहा है आपको ये बिग डीपर और आपको पोल स्टार दिख रहा है ना, तो आपको ये दिखिएगा, ठीक है। बिग डीपर में ही आई थिंक पोल स्टार होता है। ये रहा स्टार, दिस इज नॉट, ओके। इसके बाद बोला गया है लेट अस ट्राई टू लोकेट। अब आपको लोकेट करना है, आपको बिग डीपर देखना है, और बिग डीपर जो है वो आपको समर सीजन के टाइम में ही दिखेगा, ठीक है, अर्ली नाइट में, ओके, अराउंड 9 PM के मतलब टाइम पे, ठीक है। अब आपको देखना है हॉरिजॉन पे टूवर्ड्स नॉर्दर्न पार्ट में, और वहाँ पर आपको बिग डीपर भी दिखेगा,
ठीक है। बोला गया है एक बार अगर आपने बिग डिपर को देख लिया तो आपको पोल स्टार को लोकेट करना है कि पोल स्टार कहाँ है। अब आपने 2 स्टार रिप्रेजेंट करते हैं एंड को, बिग डिपर के कैप को, ठीक है। ये आपको इमेजिन करना है स्ट्रेट लाइन जो कि टूवर्ड्स पास हो रहा हो नॉर्थ की तरफ, ठीक है। वो जो स्ट्रेट लाइन रहेगा वो किसकी तरफ पास होगा, नॉर्थ के डायरेक्शन में पास होगा। एट अबाउट 5 टाइम द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टार, बोला गया है कि 2 स्टार के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। एक इमेजिनरी लाइन आपको ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद बोला गया है कि विच इज़ नॉट अ वेरी ब्राइट, द इमेजिनरी लाइन विल लीड टू द अनदर स्टार। एक इमेजिनरी लाइन बनेगा एक दूसरे स्टार के बीच में, और ये जो स्टार है वो नॉट वेरी ब्राइट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होगा, और उसे हम लोग पोल स्टार कहेंगे, ठीक। अब आपको यू मे ऑल्सो लोकेट द ब्राइटर कॉन्स्टिलेशन ओरियन। अब आप ओरियन भी ऑब्जर्व कर सकते हो, और उसमें जो सीरस और साइरस स्टार है वो भी आप देख सकते हो रात के टाइम। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं 12.3 एक्टिविटी में। लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई। इन इंडिया ओरियन इज़ द बेस्ट व्यू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टू अप्रैल। अप्रैल मतलब सनसेट के बाद जब सूरज ढल जाता है तो हमारी इंडिया में ओरियन जो है वो दिखता है। कब से लेके कब तक, दिसंबर टू अप्रैल तक, ठीक है। सो लुक एट द ड्यूरिंग दिस पीरियड, आपको ये देखना है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन वॉज ओरियन विजिबल टू दी विजिबल इन India? 3 bright star, the short line located around the middle of the Orion, imagine that is the belt of hunter। क्या बोला गया है, इसे 3 स्टार्स दिखेंगे जो कि इसके सेंटर में दिखेगा, ठीक है, जिसको हम लोग एज अ हंटर का बेल्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब आपको ये 3 स्टार देखने हैं, और इससे ये ईजीएस्ट वे है आपको ओरियन ढूंढने का। यानी कि अगर ये 3 स्टार दिखा आपको तो फिर बाकी स्टार्स को आप लोकेट करके ओरियन बना सकते हो, ठीक है। वंस यू आइडेंटिफाई द ओरियन इट इज़ ईजी टू लोकेट द ब्राइटर स्टार साइरस विच इज़ लोकेटेड टू क्लोज टू ओरियन। बोला गया है कि अगर एक बार आपको ये बेल्ट दिख जाएगा, ये जो साइरस है वो दिख जाएगा आपको, तो फिर आपको अनदर स्टार्स जो है, मतलब ओरियन अगर एक बार दिख गया आपको, तो उसके बाद ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा कि आप ब्राइटर स्टार को ढूंढ सको, साइरस को, जो कि नज़दीक ही रहता है ओरियन के, ठीक है। फिर आपको एक इमेजिन करना है स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है ये मिडिल लाइन से, और फिर आपको वो देखना है एंड लुक अलोंग दिस लाइन टूवर्ड्स ईस्ट। और फिर आपको क्या देखना है कि जब आपको ये बेल्ट दिख जाएगा तो आपको ईस्ट की तरफ देखना है, और अब आपको यहाँ पर साइरस दिखेगा। नेक्स्ट आपको बोला गया है विच स्टार इज़ द क्लोजेस्ट टू अस। कौन सा स्टार हमारे क्लोजेस्ट में है, ओके। तो इसका आंसर आ गया द सन। द सन इज क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, ओके। तो ये उसका आपका क्वेश्चन हो गया और ये उसका आंसर है, ओके। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर आपको बोला गया है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द हंटर, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो वो आप ढूंढ सकते हो, अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक, ओके। लेट मी मार्क इन दिस, यहाँ से यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट इज आवर सोलर सिस्टम। तो चलिए सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते। पहले आता है सन। सन जो है ये एक स्टार है, यस, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा करीब है। एक्सट्रीमली एक स्फेरिकल शेप का है, जो कि पूरी तरीके से गैस का बना है। स्फेरिकल मतलब जैसा आपका बॉल होता है वैसा, ठीक है। ये जो सन है ये बहुत बड़े पैमाने पे एनर्जी को रिलीज़ करता है, ह्यूज क्वांटिटी में रिलीज़ करता है, और ग्लो भी करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करता है।
सन जो है वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, जो कि मेन सोर्स है एनर्जी का हमारे अर्थ पे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर राइट द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हीट। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है। ओके, सो यहाँ पर आपको बोला गया है डिफाइन, यहाँ पे अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आपको पूछा जाएगा कि ओके, यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा हाउ बिग द सन इज़, कितने बड़े सन है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। ठीक है, इट इज़ द अबाउट 100 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन डायमीटर। वो हमारे अर्थ का जो डायमीटर है उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा है, सॉरी 100 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और फिर भी वो हमें बहुत ही ज़्यादा स्मॉल दिखता है। क्यों स्मॉल दिखता है? क्योंकि वो हमारे अर्थ से बहुत ही ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ और यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हुआ। लेट मी चेक और लेट मी टेक द आंसर। तो कितना बड़ा सन है? हाउ बिग इज़ द सन? सन इज़ अबाउट 100 टाइम बिगर देन द अर्थ। जो सन है वो 100 टाइम्स बड़ा है अर्थ से। क्यों? क्योंकि उसका डायमीटर 100 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, और वो हमें छोटा इसीलिए दिखता है क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। ठीक है, क्योंकि जो डिस्टेंस है सन और अर्थ का ये अबाउट 150 किलोमीटर है। तो ये आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ से आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हुआ और ये आएगा 150 किलोमीटर, सॉरी मिलियन किलोमीटर। ठीक है, एक ये यूनिट हम एक्सप्रेस करते हैं डिस्टेंस को जानने के लिए सोलार सिस्टम में। इसे हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमें डिस्टेंस बताता है सन और अर्थ का। जो सन है ये एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे सोलार सिस्टम का और ये हमें एनर्जी और हीट प्रोवाइड करता है। ये मोस्टली एंशिएंट सिविलाइजेशन में इसको एज अ भगवान की तरह भी पूजा जाता था, जिसको हमारे इंडिया में सन को वर्शिप किया जाता था, यानी कि पूजा जाता था एज अ सूर्य के फॉर्मेट में। ठीक, अब ये जो हीट प्रोवाइड करता है सन, ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है ताकि हमारे अर्थ पे जो लाइफ है यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सस्टेन कर सके। सनलाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है प्लांट के ग्रो करने के लिए, जो प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन और फूड एनिमल को। प्लांट ग्रो करेगा, सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको? प्लांट को। अब प्लांट ग्रो करेगा तो क्या करेगा? ऑक्सीजन रिलीज करेगा। वो ऑक्सीजन किसको हेल्प करेगा? एनिमल को। और हम प्लांट के ही तो कुछ प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो वही फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक, इंक्लूडिंग ह्यूमन, यस ह्यूमन को भी प्रोवाइड करता है। सन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे अर्थ पे क्लाइमेट, सीजन, वेदर, वाटर साइकिल, विंड, ये सारी चीज़ों के लिए। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है सन इज व्हाट आर द फैक्टर, व्हाट आर, सॉरी ऐसे भी नहीं लिख सकते, ऐसे लिखते हैं Sun is responsible for what climatic factor? Okay. तो इसमें आएगा यहाँ से द सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट, सीजन, वेदर एंड साइकिल और विंड। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे अर्थ पे, क्योंकि हमारे अर्थ पे लाइफ सस्टेन करने के लिए क्लाइमेट भी इम्पॉर्टेंट है, सीजन भी इम्पॉर्टेंट है, वेदर भी इम्पॉर्टेंट है, वाटर साइकिल भी इम्पॉर्टेंट है और विंड भी इम्पॉर्टेंट है। सन जो है ये हमारे सोलार सिस्टम का स्टार है। ठीक है, सो इसीलिए वो बड़ा है। ठीक है, और वो लाइट को इमिट करता है, जबकि हम कह सकते हैं कि जो स्काई है उसमें कई सारे और भी स्टार्स हैं, लेकिन वो हमें सिर्फ डॉट की तरह दिखते हैं रात में। ठीक है, नॉट इवन विजिबल, और कुछ जो है वो तो दिखते भी नहीं हैं दिन के टाइम में।
ठीक है। सन, आवर सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, ठीक है, हमारे सन जो है वो भी एक स्टार है। सो हाउ इट इज़ दैट द सन इज अपीयर बिग एंड लाइट अप in the sky while the other star look like a bright dot and night in the sky and are not even visible। बोला गया है कि सन जो है वो दिखता है लेकिन जो स्टार है वो हमें दिखता नहीं है। तो और वो दिन में भी नहीं दिखते, जो नॉट इवन विजिबल ड्यूरिंग द डे टाइम, और वो तो हमें दिन में भी नहीं दिखते। तो क्या उसका आंसर क्या है? हाउएवर सन इज़ मच क्लोजर टू अस, जो सन है वो हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टार, ठीक है, इसीलिए वो बड़ा दिखता है और बाकी स्टार्स जो है वो छोटे दिखते हैं। एज द स्टार्स सच एज फादर अवे, जो कि स्टार है, बाकी अदर स्टार है वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो इसीलिए वो हमें पॉइंट के जैसे दिखते हैं और कुछ जो है वो दिखते भी नहीं हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन, ठीक है, और ये उसका आंसर। ओके, ठीक। उसके बाद बोला गया है देन अदर सन ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू एक्सट्रीम ब्राइटनेस ऑफ द सन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू व्यू द अदर स्टार, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कौन सा क्वेश्चन का? ड्यूरिंग डे टाइम द नाइट स्काई एंड आर नॉट विजिबल, वाई, यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा वाई स्टार्स आर नॉट विजिबल एट डे टाइम, ठीक है। तो डे टाइम क्या होता है? ड्यूरिंग एक्सट्रीम ब्राइटनेस, एक्सट्रीम ब्राइटनेस की वजह से जो स्टार्स है वो हमारे लिए विजिबल नहीं होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव फर्दर। यहाँ पे बोला गया है सो यहाँ पर बोला गया है कि जो स्टार है वो द स्टार नियरेस्ट टू अस आफ्टर द सन इज अप्रॉक्सिमा सेंचुरी विच इज़ लार्ज डिस्टेंस अबाउट 2,69,000 astronomical unit. This means that the distance is about 2,69,000 times our distance to the sun। बोला गया है कि सन के अलावा जो क्लोजेस्ट स्टार्स है वो है हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, जो कि सन के बाद जो पास वाला स्टार है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, और उसका डिस्टेंस कितना है? 2,70,000 के आस पास, ठीक है। तो बोला गया है कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि इतना डिस्टेंस जो है वो हमारे अर्थ से उस स्टार्स तक का है, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या बन सकता है? व्हाट आर और नेम द नियरेस्ट स्टार अदर देन सन, ठीक। देयर आर मोर ऑब्जेक्ट इन द स्काई, और भी कई सारे ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे स्काई में हैं, जैसे हमारा अर्थ है, ठीक है, और भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जैसे सन है, ये सब मिला के सोलार सिस्टम फॉर्म करते हैं। बहुत ही कुछ ऐसे मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमता है। ये जो मोमेंट है सन का, इसे हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। और मतलब सन के अराउंड जो हमारा ऑब्जेक्ट घूमता है, प्लानिटरी सिस्टम घूमता है, मेट्रॉइड्स घूमता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। सो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर सोलार सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है
तो यहाँ पर आपसे पूछा व्हाट आर सोलर सिस्टम, तो यहाँ से उसका आंसर हो गया देयर आर मेनी ऑब्जेक्ट इन द स्काई अवर अर्थ अलॉन्ग विद द सम ऑफ द दिस ऑब्जेक्ट द सन इज टुगेदर फॉर्म अ सोलर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद बोला गया है व्हाट इज़ रिवोल्यूशन, व्हाट इज़, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ तो यहाँ से आपका क्वेश्चन हो गया मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव अराउंड द सन, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है वो सन के अराउंड घूमते हैं और इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक उसका आंसर हो गया। आर स्टार ओनली द ऑब्जेक्ट इन द स्काई, क्या स्टार में सिर्फ जो स्टार है क्या वही वो ऑब्जेक्ट है हमारे, मतलब क्या स्काई में सिर्फ और सिर्फ स्टार ही ऐसा चीज़ है जो है, तो यहाँ पर उसका आंसर है नहीं, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर नोट डाउन किया है। नेक्स्ट इज प्लैनेट, तो चलिए प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं। अ लार्ज इज द प्लैनेट, अ प्लैनेट इज़ अ लार्ज नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, जो प्लैनेट है वो स्फेरिकल है, बहुत बड़े हैं, हमारे सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। हमारा अर्थ जो है वो भी एक प्लैनेट है और वो भी सन के अराउंड घूमता है। अर्थ को नियरली एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के लिए 1 साल लगते हैं। रिवोल्यूशन मतलब देखो ये सन है और यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, ये सन, तो इसको यहाँ से घूम के यहाँ पर आने में अप्रॉक्सीमेट 256 या 65 डेज, हाँ 265 डेज लगते हैं, 365 डेज लगते हैं। समझ में आ रहा, 365 डेज 4 आवर, सॉरी 6 आवर। ठीक है, तो 365.6 आवर लगता है, तो इसे हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं कि ये पूरा अर्थ यहाँ पे घूम के आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा अर्थ है वैसे ही अदर प्लैनेट्स भी जो है वो हमारे सन के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। जब वो हमारे सन के इर्द गिर्द घूमते हैं तो वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमते हैं। ठीक है, अर्थ इज़ ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, बोला गया है कि अर्थ जो है वो तो ठीक है, सारा जो प्लैनेट है वो घूमेगा ही सन के अराउंड, लेकिन जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है, यानी कि यहाँ पर भी घूमेगा, और जब वो यहाँ पर घूमेगा तो इसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रोटेशन है इसको करने के लिए उसको 24 आवर्स लगता है। ठीक है, इसको करने के लिए 24 आवर्स, इसीलिए हमारा दिन जो है वो पूरा 24 आवर्स का होता है और हमारे साल कितने होते हैं, 365.6 आवर्स। ठीक है, फिर जब ये 4 साल हो जाता है तो ये कितना होगा, ये 6 आवर्स जो है, तो ये हर 4 साल के बाद आपके 366 डे होते हैं ना, तो इसी को क्या करते हैं 4 साल होगा ना, 4 साल और 6 आवर, तो 6 4 जा 24 मतलब एक दिन, 24 आवर्स मतलब पूरा 1 डेज। ठीक है, तो इसीलिए एक दिन इसमें जोड़ दिए जाते हैं, तो 365 + 1 दैट इज़ 366 डेज। ठीक है, इसीलिए लीप ईयर मनाया जाता है। तो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है। ठीक है, वो एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए उसको अप्रॉक्सीमेट 24 आवर्स लगते हैं, जिसको हम लोग डे कहते हैं। जैसे हमारा अर्थ है वैसे ही अदर प्लैनेट भी अपने एक्सिस पे घूमते हैं और सन के अराउंड भी घूमते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट ग्रेड में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्लैनेट्स के बारे में। हमारे पास 8 प्लैनेट है। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो पहले सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेम द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर वाइज आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इनर प्लैनेट है, इनर 4 प्लैनेट है। ठीक है, तो इनर प्लैनेट के लिए सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, ठीक है, और मार्स। ठीक है, ये हमारे इनर प्लैनेट हुए और आर स्मॉलर इन साइज, और ये बहुत छोटे भी हैं। ठीक है, इनके पास सॉलिड सरफेस है जो कि रॉक जैसा होता है। एंशियंट टाइम में बहुत सा नाम जो है वो हमारे इंडिया में प्लानिटरी सिस्टम को दिया गया है, जब वो हमारी खुले आंखों से देखा जाता था तब। ठीक है, मतलब हम उसको
खुले आंखों से देख सकते थे। तो क्या क्या नाम दिया गया है, बोला गया है बुधा, ठीक है, बुधा मतलब मर्क्यूरी, शुक्र दैट इज वीनस, पृथ्वी अर्थ, मंगल मार्स, बृहस्पति और गुरु वो जुपिटर और शनि वो सैटर्न, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कहते हैं, ठीक है। अगर हम वीनस की बात करें तो ये यूजुअली शाइन करता है ब्राइटली और इसके डॉन और डस्क होते हैं। कॉमनली ये हमें मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार की तरह दिखता है, जो कि इवन दो इट इज़ अ नॉर्थ स्टार, मतलब ये स्टार नहीं है लेकिन फिर भी ये प्लैनेट होने के बावजूद हमें सुबह यानी कि सूरज उगने के 2 घंटे पहले और सूरज डूब के 2 घंटे के बाद तक ये दिखता है। मार्स जो है उसे हम लोग रेड प्लैनेट कहते हैं बिकॉज ये इट अपीयर रेड, क्योंकि वो लाल कलर का दिखता है इसीलिए उसको रेड प्लैनेट कहा जाता है और मार्स कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो सॉइल है वो कौन से कलर का है, रेडिश कलर का है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा विच प्लैनेट कॉल्ड एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ठीक है। कौन सा प्लैनेट मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वीनस इज यूजुअली शाइनिंग ब्राइटली at dusk and dawn and dusk, commonly called as morning and evening star, although it is not a star, हालांकि ये स्टार नहीं है फिर भी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका आंसर हुआ। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा वाई मार्स कॉल्ड एज रेड प्लैनेट, ठीक है। क्यों मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है? सो मार्स इज कॉल्ड एज रेड प्लैनेट बिकॉज इट अपीयर रेड, क्योंकि वो लाल कलर का दिखता है। एंड दिस वाज बिकॉज सॉइल ऑन द मार्स इज कलर हैज़ रेड कलर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मार्स का सॉइल का कलर है वो कौन से कलर का है, लाल कलर का है, इसीलिए। तो इसका क्वेश्चन के आंसर्स मैं अलग कलर से मार्क कर देती हूँ, यहाँ से मार्स से लेकर यहाँ तक आपके इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ओके। और ये आपका ये वाला आंसर, ओके। लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर, thus it appear as a blue from the space. Due to this, Earth is called as blue planet. So यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा what are दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेम द ब्लू प्लैनेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको ये अर्थ आप लिख दोगे, अर्थ इज कॉल्ड एज द ब्लू प्लैनेट, ठीक है। सो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा वाई अर्थ कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका आंसर्स मैं बता दूँ तो पहले जो है नेम द ब्लू प्लैनेट, तो इसका आंसर मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। अर्थ इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। वाई इट इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट, क्यों इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? लार्ज पोर्शन से लेकर अर्थ सरफेस कवर विद द वाटर, क्योंकि हमारा अर्थ जो है उसका आधे से ज़्यादा पोर्शन जो है वो वाटर से कवर है, इसीलिए वो स्पेस से ब्लू कलर का दिखता है और इसीलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। आउटर मोस्ट 4 प्लैनेट होता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, जो कि एज कंपेयर टू अर्थ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और ये मोस्टली जो है वो गैस से बने हुए होते हैं, बड़े बड़े गैस के गोले हम कह सकते हैं इसको। प्लैनेट के पास कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ठीक है, जो मोस्टली डस्ट या फिर रॉकी पार्टिकल से बने हुए होते हैं। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है पहला क्वेश्चन, अलग अलग नेम द आउटर एंड इनर प्लैनेट, ठीक है। तो आउटर प्लैनेट के लिए आप जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून लिखोगे, ठीक। और इनर प्लैनेट के लिए आप यहाँ पे लिखोगे कहाँ गया, यस, हाँ, इनर प्लैनेट के लिए आप लिखोगे मर्क्यूरी,
वीनस, अर्थ एंड मार्स। ठीक है, तो मैं MVEM, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये आपका इनर है। और आउटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आएगा जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपट्यून। ठीक है, तो ये आपको फुल फॉर्म में लिख लेना है। ओके, नेक्स्ट इज yes, the flat like ring structure consist of what? ठीक है, वो जो फ्लैट लाइक रिंग स्ट्रक्चर, जैसे प्लैनेट है तो इसके ऊपर ऐसे रिंग जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, तो किस चीज़ से बना है? ये मेनली रॉक और डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, जो प्लैनेट है, प्लैनेट गेट मोस्ट एनर्जी फ्रॉम द सन। प्लैनेट को कहाँ से एनर्जी मिलता है? सन से। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड प्लैनेट गेट एनर्जी? तो प्लैनेट को एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो उसका आंसर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, कि प्लैनेट को सन से एनर्जी मिलता है, इसीलिए जो जितना ज़्यादा दूर रहेगा वो उतना ज़्यादा ठंडा रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेजेंट रहता है प्लैनेट के ऊपर, तो वो हीट ट्रैप करता है, जिसकी वजह से प्लैनेट का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, हाउ आर प्लैनेट टेम्परेचर आर मेंटेन? ठीक है, और या फिर अगर इस ऐसे क्वेश्चन नहीं तो फिर व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज, ये दिख नहीं रहा है शायद, एक सेकंड, इट इज नॉट विजिबल। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर maintain the temperature of planet? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ और इसका आंसर यहाँ से है। ठीक है, यहाँ से द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द प्लैनेट ट्रैप हीट विच इज सिग्निफिकेंटली चेंज द टेम्परेचर ऑन द प्लैनेट, दैट इज वाई वीनस इज द हॉटर, वीनस फॉर एग्जाम्पल is the hotter than Mercury although it is farther from sun, बोला गया है। हाँ, तो यहाँ पर ये आपको लिखना है। क्या मतलब हो गया इसका? कि जो प्लैनेट होते हैं, ठीक है, प्लैनेट के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। इस एटमॉस्फेयर के वजह से प्लैनेट का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो वही बोला गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये सन है, ठीक है, ये मर्क्यूरी है और यहाँ पर वीनस है। ठीक है, तो ये मर्क्यूरी है और ये वीनस है, ये सन है। तो लॉजिकली कौन सा ज़्यादा हीटअप होना चाहिए? मर्क्यूरी, क्योंकि वो सन के ज़्यादा करीब है, राइट। तो क्यों? तो वीनस सबसे ज़्यादा गर्म है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास एटमॉस्फेयर है। तो वो एटमॉस्फेयर क्या करता है? हीट को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से जो सनलाइट है, जिसकी वजह से वीनस जो है वो हॉटर प्लैनेट माना गया है। ठीक है, तो ये उसका आंसर था। सो देयर आर अनदर एग्जाम्पल कॉल्ड एज प्लूटो विच इज़ फादर देन नेपच्यून। एक और हम कह सकते हैं कि अनदर ऑब्जेक्ट है प्लूटो, जो कि नेपच्यून से भी ज़्यादा दूर है और वो भी सन के अराउंड घूमता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ एंड मून, बहुत ज़्यादा छोटा है। और जब इसको ढूंढा गया था तब इसको प्लैनेट कहा गया हमारे सोलार सिस्टम का। लेकिन बाद में बताया लगाया गया कि ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट जब डिस्कवर हुआ तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन
ने इसको 2006 में वापस से रिडिफाइन किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसको जो हम प्लैनेट कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये प्लैनेट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है, और इसीलिए डेफिनेशन के हिसाब से ये जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट ढूंढा गया है प्लूटो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डवार्फ प्लैनेट कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर डवार्फ प्लैनेट। ठीक है, तो इसका आंसर फिर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आया गया होगा कि डवार्फ प्लैनेट क्या होता है। ठीक, क्या ढूंढा गया कि प्लूटो तो ढूंढा गया जो कि नेपच्यून से ज़्यादा दूर है और वो सन के इर्द गिर्द घूमता भी है, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के हिसाब से और उस कैटेगरी के हिसाब से जो प्लैनेट के क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर रहा था प्लूटो। ठीक है, इसीलिए फिर उसको डवार्फ प्लैनेट में रख दिया गया था। ठीक, कैन वी आइडेंटिफाई द प्लैनेट ऑल्सो द वे टू आइडेंटिफाई द कॉन्स्टलेशन। क्या अगर हम प्लैनेट को ढूंढते हैं तो क्या इस तरीके से भी हम कॉन्स्टलेशन को ढूंढ सकते हैं। अमॉन्ग द प्लैनेट इट इज़ ईजिएस्ट टू आइडेंटिफाई द वीनस इज वेरी ब्राइटर। ठीक है, पूरे प्लैनेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वीनस को हम लोग ईजिली ढूंढ सकते हैं क्योंकि वो वन ब्राइटेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है विच प्लैनेट आर वेरी ब्राइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, यहाँ से उसका आंसर हो। सन और मून के हिसाब से अगर देखा जाए तो वीनस जो है वो ब्राइटर ऑब्जेक्ट है स्काई का। मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न जो है ये भी हम अपने खुले आंखों से देख सकते हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा दूर है लेकिन फिर भी वो शाइनिंग डॉट की तरह दिखता है, जैसे स्टार्स दिखते हैं वैसे ही। तो क्या हम प्लैनेट और स्टार के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अनलाइक प्लैनेट द स्टार इज अपीयर टू ट्विंकल अ लॉट। ठीक है, बोला गया है कि प्लैनेट के जैसा, मतलब प्लैनेट के अलावा जो स्टार्स है वो क्या होते हैं, प्लैनेट जो है वो ट्विंकल नहीं करते, लेकिन जो स्टार्स है वो क्या करेंगे, ट्विंकल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका पार्ट 2। ठीक, आई होप कि यहाँ तक जो भी मैंने आपको समझाया होगा वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो भूल जाते हैं आप लोग। ठीक है, नहीं करेंगे ना सब्सक्राइब, पता है मुझे, मुझे बूझा हुआ है, मैंने अपने दिमाग को बुझाया हुआ है कि आप लोग मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो को लाइक भी नहीं करोगे, लेकिन देख ज़रूर लोगे, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देख ही लोगे तो कोई बात नहीं, आपके ही मार्क्स अच्छे आएंगे। तो मेरा मोटो ही ये है कि आपका मार्क्स अच्छा आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझने चाहिए, हाल नहीं कि मुझे ये सारी चीज़ों का लालच है। यू कैन, इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब, इफ़ यू वांट यू कैन लाइक, इफ़ यू वांट यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, अगर आप इस वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ये तो कहने की बात होती है, हिम्मत करिएगा ये। ठीक है, यस, शेयर करिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी मार्क्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़े और अच्छे आए। ठीक है, आई होप कि मेरे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चंस जो है वो भी समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई सजेशन है कि मैम ऐसे पढ़ाओ, वैसे पढ़ाओ, पीपीटी बना के पढ़ाओ, नोट्स दे के पढ़ाओ, शॉर्ट्स में पढ़ाओ, वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके दो, तो वो भी मैं आपको करवा के दे सकता हूँ। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, मैं डेफिनेटली आपके रिप्लाई का, मतलब आपके मैसेज का वेट करूँगी और आपके मैसेज का रिप्लाई भी करूँगी बहुत ही आसानी से। आई विल नॉट गिव यू एनी पनिशमेंट। ओके, अगर आप मुझसे कुछ पूछोगे तो आप 100 टाइम्स पूछो, आई विल टेल यू 100 टाइम्स। ओके, सो पार्ट 3 भी जो है वो जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी। पार्ट 3 भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको और पार्ट 3 में मे बी आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटा सा बचा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली हार्डली इसको कंप्लीट करने के लिए अबाउट 10 to 15 मिनट्स का टाइम लगेगा। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट दिस पार्ट 3 टुडे ऑल्सो। ठीक है, यस, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।